प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 हल करने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रश्नावली में हमसे पूछा गया है, पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में इसमें हमें 5 भाग दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का हम पहला भाग देखते हैं। पहले भाग में लिखा गया है, देखें आप, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये आपको पहला भाग दिया गया है इस प्रश्न का। तो इसमें हम देखते हैं कि ये पहली चीज़ तो आपको ये देखना है, ये बहुपद है या नहीं, और बहुपद है तो उसका कारण बताना है हमें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि पहली संख्या दी है इसमें हमें 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये तो निश्चित है कि ये बहुपद है। ठीक है, तो हम यह क्या लिखेंगे, सामने इसके लिख देंगे, यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब दूसरा इसने क्या पूछा है, एक चर में बहुपद है या नहीं। पहले तो हमने ये देख लिया। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जिसमें एक चर है, x दिया गया है दोनों ही जगह पर, इसलिए ये एक चर में बहुपद है, पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा ये देख रहा है और कौन कौन से नहीं है, इसका कारण भी आपको देना है, ये कारण भी देना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें ये देखना है बहुपद में क्या होता है और चर क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बहुपद का मतलब है जिसमें कई पद हों, और दूसरी चीज़ चर में है क्या नहीं। तो देखिए, यहाँ x की घात 2 है और यहाँ एक आपको नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी इसमें x की घात 1 है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, चर की घात पूर्ण संख्या होना ज़रूरी होता है। ठीक है, वही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x की घात 2 है, ये एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ x की घात 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर यह बहुपद है, और वो भी एक चर में। चर देख लीजिए, दोनों जगह पर x ही है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, यह एक चर में बहुपद है, ये हो गया। अब इसका लिखते हैं हम कारण। कारण क्या है इसका, कारण लिख देते हैं। देखिए, क्योंकि चर की, देखिए यहाँ पर ये चर जो है, इनकी आपने देख ली अभी तक, क्योंकि चर का प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और जब चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न संख्या 2, दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में हमें दिया है y² प्लस √2, y² प्लस √2। अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले चर में देखिए, चर में y की घात 2 है, ये तो पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसे ये तो लिख सकते हैं कि ये बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, लेकिन क्या लिखेंगे कारण में, कारण में लिखेंगे हम, कारण लिखेंगे इसका, चर y की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये हमने इसका कारण लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब लिख देते हैं इसका हम तीसरा भाग। तीसरे भाग को करते हैं। तीसरे भाग में दिया है हमें 3√t प्लस t√2। अब इसको समझिए आप, यहाँ 3√t दिया गया है, यानी t जो चर है, इसमें देखिए आप, सबसे पहले यह एक चर तो है ये, लेकिन वर्गमूल में है, वर्गमूल में दिया गया है इसको, आप देख रहे हैं इसको। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि t की हम एक, यहाँ कोई घात नहीं है इसलिए t की घात 1 मान लेंगे, 1 नहीं मान सकते, क्योंकि ये वर्गमूल में है।
तो यहाँ क्या होगा देखिए आप, इस टी की घात हम इसको 3 वर्गमूल टी जो है इसमें हम अगर वर्गमूल हटाते हैं तो इस टी की घात क्या आती है, टी की घात आती है 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा देखिए, दूसरी जो संख्या है उसमें दिया है आपको क्या, t√2। तो t की घात यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, इसकी घात क्या हो जाएगी, t की घात तो 1 है लेकिन इस t की घात 1/2 है। तो एक चर में जब तक हमें दोनों घात पूर्ण संख्या नहीं मिल सकती, जब तक हम उसे क्या नहीं कह सकते, बहुपद नहीं कह सकते। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, आप इसे एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। देखिए मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, 3√t + t√2 ये दिया गया है। यहाँ t की घात 1 है लेकिन यहाँ पर t की घात 1/2 है, क्योंकि ये t किस में है, वर्गमूल में है। तो वर्गमूल में होने के कारण इसकी घात क्या मानी जाएगी, 1/2। जब हम इसको हटाएंगे, गुणांक इसका √3 है, 3 जो है ये अंडर रूट से बाहर है तो 3 इसका गुणांक हो गया, लेकिन ये 1/2 में है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हम क्या नहीं कह सकते, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, कारण लिखेंगे इसका, क्योंकि देखिए कारण लिखिए इसका, कारण में लिखेंगे क्योंकि चर का प्रत्येक घात, चर क्या है यहाँ पर, t, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए इसका चौथा भाग, अब हम इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में हमें दिया है y + 2/y, y + 2/y ये दिया है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये y + 2/y है। इस 2/y को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे समीकरण को, इस पूरे को, व्यंजक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y + 2y, y जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणा हो जाए, भाग में है, ऊपर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये किसका है, प्लस का है, और इसके एक पूर्ण संख्या है, एक घात मान रहे हैं हम इसकी, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात जो है ये किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको नीचे मानते हैं तो y की जो घात है, y की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन जब हम इसे ऊपर लेके गए हैं तो इसकी y की घात क्या हो गई, y की घात क्या हो जाएगी, y की घात हो जाएगी -1। अब -1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं रही। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखेंगे इसका, कारण वही ऊपर वाला लिखेंगे जो हमने इसमें लिखा है, क्योंकि चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा भाग। अब देखिए पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमें दिया है x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, तीनों चर में जो घात दी गई हैं वो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ 10 है, पूर्ण संख्या है, y की घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या है, t की घात 50 है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो हम इसे ये तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि यह एक बहुपद है,
यह एक बहुपद है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर y है, यहाँ पर चर t है। अब तक हम जो करते आ रहे थे उसमें सब में x था या t था या y था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर तीनों ही चर अलग अलग हैं। इसलिए कारण में क्या लिखेंगे, कारण में हम लिखेंगे यहाँ यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। इस प्रकार से आपको ये पहला सवाल हल करना है पूरा, इसके पांचों भाग आपको इस प्रकार से हल करने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये बहुपद है या नहीं, इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप चर को देखेंगे, चर की घात देखेंगे, चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और अगर चर की घात पूर्ण संख्या में है तो वो बहुपद होगा। अब दूसरा इसमें प्रश्न आता है ये कि एक चर में है या नहीं। अगर उसके चर एक समान हैं तो वो एक चर वाला बहुपद होगा, और अगर चर अलग हैं, जैसे पाँचवें में आया है, पाँचवें भाग में आया, आप देख रहे हैं x है, y है, t है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए बच्चों, यह है हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है हमें, x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। पहला भाग देखिए, इसका पहला भाग हल करते हैं हम इसका। पहले फर्स्ट भाग लिख रहा हूँ। फर्स्ट भाग में आपको दिया है 2 + x स्क्वायर + x। आपको सबसे ज़्यादा सावधानियाँ किस चीज़ में बरतनी है, हमें सबसे पहली सावधानियाँ ये बरतनी है कि देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो x स्क्वायर है, केवल आपसे x स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो आप x स्क्वायर पर ही ध्यान देंगे। x स्क्वायर के सामने आपको यहाँ कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही। अगर हम इसे 1 से गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करने पर संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो चर है चाहे अचर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सामने यहाँ लिखेंगे, इसके आगे ऐसे लगा करके ऊपर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो प्रश्न है इसका हम गुणांक लिखते हैं, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से एक सारणी बना लें इसकी, इसका 1 हो गया। दूसरा भाग देखिए इसका, दूसरे भाग में हमें दिया है 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। x क्यूब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल x स्क्वायर से लेना देना है। तो हम इस x स्क्वायर में देखते हैं, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, कोई अचर संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसका गुणांक भी क्या हो जाएगा आपका, 1। लेकिन इससे पहले अगर हमने 1 माना है तो यहाँ आप चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तीसरा भाग देखिए इसका, तीसरे भाग में हमें दिया है π/2 x स्क्वायर + x। ठीक है, यहाँ आप देखिए x स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है, π/2 से, तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। ठीक है, चौथा भाग देखिए इसका, चौथे भाग में दिया है आपको √2x - 1। ठीक है, आपको देखना है x स्क्वायर देखना है, तो यहाँ x स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ हम प्लस में 0x स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 0x स्क्वायर मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0x स्क्वायर की अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही होना है। लेकिन हमें x स्क्वायर की यहाँ पर बहुपद जो है वो x स्क्वायर का मिल जाएगा, और मिलने के कारण हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसका गुणांक लिख देंगे 0। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें x स्क्वायर ढूंढना है, तो हमने x स्क्वायर को यहाँ पर अपनी तरफ से लगाया है। लेकिन इस पूरे बहुपद में कोई अंतर नहीं आना चाहिए मान में, इसलिए हमने प्लस लगा करके
0x² लगाया है, क्योंकि 0 से जब x² को गुणा करेंगे तो मान 0 ही आएगा। ठीक है, ये आपका चौथा भाग हो गया। अब देखते हैं पांचवा भाग इसका। पांचवा भाग इसमें दिया ही नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक हमें द्विपद ऐसा बनाना है जिसकी घात 35 हो और एक हमें 100 की घात के एक पदी का उदाहरण देना है। तो देखिए सबसे पहले हम 35 की घात का देखते हैं। यहाँ आप लिखें हल 3, यानी तीसरे का हल है आपका। तो सबसे पहले आप क्या लिख लें, यहाँ लिखें आप 35 की घात, 35 की घात का कर रहे हैं हम पहले। तो देखिए 35 की घात के लिए आप कोई भी संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया 5x की घात 35, ठीक है, और माइनस में 5, ये आपका द्विपदी हो गया। दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं हम इसका, x की घात 35 और प्लस में 8x। तो ये आपके दो उदाहरण हो गए 35 की घात के। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 100 की घात के देखते हैं। अब 100 की घात का आपको क्या करना है, एक पदी बनाना है, इसलिए आप x की घात 100 रख सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, आप 3x की घात 100 रख सकते हैं, आप 20y की घात 100 रख सकते हैं। यह आपका तीसरा सवाल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो इसका हल करते हैं हम। हल 4, ठीक है, पहला भाग दिया हुआ है इसमें हमें। पहले भाग में दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ लिख लेते हैं, घात लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, अब घात क्या होगी ये हम इनके सामने लिखेंगे। देखिए घात में क्या देखना है आपको, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात जिस चर की दी गई है वही उसकी घात होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं x³ है, यहाँ x² है, तो सबसे बड़ी हो गई x³, तो इसकी घात हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी, 3। अब इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में आपको दिया है 4 - y²। अब यहाँ एक ही पद है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चर है, हमें तो y की घात देखनी है। तो y की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग में दिया है 5t - √7। ठीक है, ये चर है, इसमें घात क्या है, 1। क्या घात होगी इसकी, 1 होगी, क्योंकि 1 को हम टी में अगर टी को 1 बार गुणा करते हैं तो उसका अंतर नहीं आता, वही होगा, इसलिए इसकी क्या घात हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाग 4, भाग 4 में दिया है केवल 3 दिया गया है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, 3 है और ये है एक अचर संख्या। तो अचर संख्या जो होती है, किसी भी अचर पद का घात हमेशा 0 होता है, ये आप याद रखें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको गुना x की घात 0 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे इसके मान में कोई अंतर नहीं आना है, क्योंकि 0 घात से x जो है क्या हो जाएगा, 0, और 0 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 0। इसलिए मैंने कहा है आपको अभी कि किसी भी अचर पद की घात हमेशा 0 होता है, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 0। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चौथा प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं
और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हम सबसे पहले इसका हल करते हैं। देखिए हल शुरू करते हैं इसका। हल 5, ठीक है। सबसे पहला इसका पहला भाग हमें दिया है, पहले भाग में दिया है हमको x² प्लस x। बच्चों हमें यहाँ क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इस बहुपद में ये देखना है कि किसकी घात सबसे अधिक है, यानी सबसे बड़ी घात देखनी होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x में घात 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो बड़ी घात क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे इनके आंसर, द्विघात है, 2 घात लगी हुई हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विघाती। द्विघाती बहुपद क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद। इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमें दिया है x माइनस एक्स की घात 3 x³, ठीक है। अब यह देखिए x की घात सबसे बड़ी क्या है, 3, इसलिए इसे लिख देंगे हम त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इसका तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में दिया है y प्लस y² प्लस 4। यहाँ y की घात देखिए, सबसे बड़ी y की घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथे भाग में दिया है हमें 1 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि चर जो है, ये चर जो दिया गया है, इसमें आपको घात नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब कोई घात नहीं होती है तो हम उसकी एक घात मानते हैं, ठीक है। यानी कि एक घात अगर इसके लगाते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब एक घात होती है तो वो कैसा होता है, वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है, ठीक है। अब इसका पांचवा भाग देखते हैं। पांचवें भाग में दिया है 3t। अब देखिए जो चर है इसमें t, इसमें भी आपको कोई घात नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि इसको भी हम एक घात मान लेते हैं। तो एक घात होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। छठा भाग देखिए। छठे भाग में दिया है r², ठीक है, यानी चर जो है r है। अब इस r की आपको अधिकतम घात क्या दी गई है, 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब इसका भाग देखते हैं सातवां। सातवें भाग में हमें दिया है 7x³। तो चर में क्या सबसे बड़ी घात क्या है, x3, यानी x³, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार बच्चों आपका ये पांचवा सवाल यहाँ समाप्त होता है, और इस पांचवें सवाल के साथ आपकी प्रश्नावली 2.1 यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।